गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही हॉरिफाइंग हमें न्यूज़ सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया एंड फिर उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया गया। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये साउथ 24 परगना के जयनगर एरिया के आपको ये घटना देखने को मिल जाएगी। देखो, फैमिली मेंबर्स ने ना पुलिस के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस ने सही समय के ऊपर एक्शन लिया होता तो बच्ची को बचाया भी जा सकता था। कैलकाटा हाई कोर्ट ने काफी कंसर्न जाहिर किया इसके बारे में एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है, पुलिस को डायरेक्ट किया है कि आप ना इस पर्टिकुलर केस को पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके अंतर्गत यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए एंड जो अक्यूज्ड है उसको जल्दी से आप स्पेशल कोर्ट के सामने आप प्रोड्यूस कीजिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जस्टिस यहाँ पे दिया जा पाए। बट डेफिनेटली देखो, देश भर में इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में काफी कंसर्निंग बात है। पिछले दिनों के अंदर हमने वेस्ट बंगाल से एक और इसके रिगार्डिंग एक न्यूज देखी थी, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम यहाँ पे और बेटर करें और सबकी सिक्योरिटी को हम यहाँ पे इंश्योर कर पाए। दोस्तों, डेट है आज की 7 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के बारे में। देखो, यूनियन कैबिनेट ने ना अप्रूवल ये दे दिया है कि भारत इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को ज्वाइन करे। दरअसल में क्या था, हमारे पास ना एक बॉडी थी जिसका नाम है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन। इसका भारत एक सदस्य था, ठीक है। फिर इसी के सक्सेसर की तरह के ऊपर ना एक बॉडी नई बनती है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। कब एस्टेब्लिश हुई ये एस्टेब्लिश हुई 2020 के अंदर। अब इसके अंदर आज के समय आपको 16 कंट्रीज देखने को मिलती है, जिसमें यूएसए, चाइना, जर्मनी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब भारत भी इसका यहाँ पे मेंबर बनने जा रहा है। किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का। भारत की तरफ से कौन होगा? भारत की तरफ से होगा BEE। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको BEE के बारे में। BEE है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है एंड ये एक आपको स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएगी अंडर विच वाज सेट अप अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या था उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, बट आपको ना उससे पहले आपको दो वर्ड्स के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। एक वर्ड है आपका एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा वर्ड है आपका एनर्जी इंटेंसिटी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं एंड इनका जो मतलब है बिल्कुल उल्टा है। सेम मतलब बिल्कुल भी नहीं है इनका। समझाता हूं कैसे। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना एनर्जी एफिशिएंसी की, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो आप कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा आउटपुट या सेम आउटपुट प्रोड्यूस करो, उसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब आपने इनपुट कम दिया और आपका आउटपुट अच्छा खासा आया, तो उसमें क्या हुए? आप ज्यादा एफिशिएंट हुए ना। बेसिकली एनर्जी की जब वेस्टेज कम होती है उसी को बोलते हैं हम कि एनर्जी एफिशिएंसी वहां पे ज्यादा है। ये किसी भी जगह हो सकता है, आपकी बिल्डिंग के अंदर, घरों के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर। तो यानी कि अगर इनपुट कम लग रहा है और आउटपुट अच्छा खासा आ रहा है, उस केस में एनर्जी एफिशिएंसी क्या होगी सर? वो ज्यादा होगी एंड ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होना इज अ गुड थिंग। समझ गए इस बात को? इसका बिल्कुल एक उल्टी चीज है जिसका नाम है एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी इंटेंसिटी में पता क्या होता है? एनर्जी इंटेंसिटी का मीनिंग ये है कि आप कितना यूनिट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हो एक यूनिट ऑफ जीडीपी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मान लो एनर्जी इंटेंसिटी हाई है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप ना जीडीपी का एक यूनिट बनाने के लिए ज्यादा पैसा डाल रहे हो। तो एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा होना तो अपने आप में खराब हुआ ना, क्योंकि आपका इनपुट बहुत ज्यादा लग रहा है कम आउटपुट के लिए। तो यानी कि पॉइंट सिंपल सा मेरा कहने का ये है, एनर्जी एफिशिएंसी हाई होना अच्छी बात है, एनर्जी इंटेंसिटी हाई होना खराब बात है। तो ये फर्क आपको दोनों का पता होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ ना BEE की, तो BEE का सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव पता क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ BEE इज टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी। ये देखो, रिड्यूस। कल को यूपीएससी यहाँ पे लिख देगा इंक्रीज द एनर्जी इंटेंसिटी, आप वहां पे उसको टिक मार्क कराओगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी को हमें कम करना है। जितनी एनर्जी इंटेंसिटी कम होगी ना, उतनी एक अच्छी बात होती है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए। उसीलिए BEE यहाँ पे काम करता है। चलो, ये बात तो समझ आई। अब बाकी और चीजें आप नोटिस कर पाओगे इस हब के बारे में, ठीक है। कि मान लो जैसे अब इंडिया जैसे इसको ज्वाइन करने जा रहा है, इससे इंडिया को डेफिनेटली ग्लोबल एक्सपर्टीज हो गया, बेस्ट प्रैक्टिस हो गया एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर, उसका या एक्सेस इंडिया को मिल पाएगा। प्लस साथ ही साथ जो हमारी कोशिश है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने की, एनर्जी सिक्योरिटी की, लो कार्बन इकोनॉमी की, उसके एफर्ट्स को भी इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया बाकी देशों के साथ भी कोलैबोरेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका यही है कि कोलैबोरेशन बढ़े, नॉलेज शेयरिंग इंक्रीज हो एंड कहीं ना कहीं इन मुद्दों के रिगार्डिंग आप अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, बट इसको आप बिल्कुल
एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी इंटेंसिटी का फर्क आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका SPRP फॉर डेंगू एंड अदर एडीज बॉर्न आर्बोवायरस। डिस्कस करेंगे इसको, पर आपके सामने ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट? चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका। क्या आप लोग 5 सेकंड सोच के एक बार मुझे ये बता सकते हो कि इन सब में सिमिलैरिटी क्या है? कोई चीज़ सिमिलर है या कोई ऐसी चीज़ है जो इन सबको कनेक्ट करती है? डेफिनिटली कमेंट एक बार करना, ठीक है? मैं ताकि देखूँ आपको कितनों को पता है। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं ना, ये चारों चिकनगुनिया, डेंगू, आपका येलो फीवर और जीका, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो इंसानों में फैलती हैं। किसके काटने से? आपके एडीज। एडीज मॉस्किटो का मैंने कई बार डिस्कस किया। आपका एडीज इजिप्टी हो गया, आपका जो एडीज एल्बोपिक्टस हो गया, इनके काटने से हमें ये डिजीज होती है चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका। कल को यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, तो डेफिनेटली इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? एसपीआरपी। एसपीआरपी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। ठीक है, तो एक हमारे पास ये प्लान है कि किस तरह से हम डेंगू और बाकी जो एडिस बॉर्न आर्बो वायरस है ना, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है आर्बो वायरस। जब मैं बात करता हूँ ना आर्बो वायरल की, आर्बो वायरल या आर्बो वायरस का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपकी इन्फेक्शंस होती हैं आपके इंसेक्ट्स के द्वारा, इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, आपका टिक्स हो गया, उनके द्वारा जो भी आपको इन्फेक्शंस होती है ना, उनको हम आर्बो वायरल बोलते हैं। और साथ साथ वायरस है तो वायरल डिजीज होंगी। समझ गए इस बात को? अब एसपीआरपी का फोकस यही है कि किस तरह से डेंगू हो गया और बाकी जीका, चिकनगुनिया, इनको हम यहाँ पे कम कर पाए, इनके इम्पैक्ट को दुनिया भर में कैसे कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हम यहाँ पे ला पाएं। दैट इज द फोकस। प्लस एट द सेम टाइम हम चाहते हैं डेथ्स इनसे कम हो, डिजीज बर्डन कम हो, आपस में कोलेबोरेशन इंक्रीज हो। प्लस साथ ही साथ ना हमारे कुछ और इनिशिएटिव है, जैसे आपका ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स 2017 से 2030, उसके गोल्स के साथ बिल्कुल अलाइन करते हैं। उसी तरह से आपका ग्लोबल आर्बो वायरस इनिशिएटिव था, 2022 में लॉन्च हुआ, उसके साथ भी हम यहाँ पे पूरी तरह से अलाइन करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैंने आर्बो वायरस का आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसको यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 तक, राइट? इसकी जो फंडिंग है $55 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग रखी गई है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ प्रिपेयरनेस एफर्ट्स को हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाएं। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। पहला है इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, कि कुछ आउटब्रेक वगैरह आ जाए तो कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम कोलैबोरेटिव सर्वेलेंस हो गया, ठीक है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो पाए चीज़ों की। इसके साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ को हम यहाँ पे एंगेज करें। उसके साथ में ही आपकी क्लिनिकल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, बेसिकली केयर अच्छी मिलनी चाहिए। एंड लास्टली आपके रिसर्च वगैरह अच्छी करें, ताकि आप काउंटर मेजर्स हो गया, वैक्सीन हो गया, उनको आप डेवलप कर पाओ। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमारे एसपीआरपी यानी कि स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान के अंतर्गत आती हैं, डेंगू के लिए और बाकी और आपको आर्बो वायरस के लिए। बाकी डेफिनेटली देखो इनके बारे में पता होना चाहिए। मैंने कभी ना कभी आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर चारों के बारे में पढ़ाया ही हुआ है, ठीक है? तो इन डिजीजेस के बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। अब एक्चुअल में आप लोगों ने ना, अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है तो उसमें अक्सर हम ऑयल सीड्स की चर्चा करते ही हैं, राइट? और ऑयल सीड्स के बारे में सबसे बड़ा इशू पता क्या आता है? कि डेफिनेटली हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पर हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं यहाँ पे, राइट? एंड जिस वजह से क्या होता है कि बाकी देशों से हम इम्पोर्ट करवाते हैं, एंड उस इम्पोर्ट करवाने की वजह से हमारा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा वहाँ पे हो जाता है। प्लस हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वहाँ से हम पैसा यहाँ पे देते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारी कोशिश यही है कि हम ना इसके अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर आत्मनिर्भरता या सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आएँ, सेल्फ रिलायंस लेकर आएँ इनके अंदर। इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स यहाँ पे लॉन्च किया है, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना ऑयल सीड्स की, हम उसको यहाँ पे इंक्रीज कर पाएँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये जो इनिशिएटिव है ये 2030-31 तक चलेगा। लगभग 10,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले यहाँ पे रखा गया है। इसमें कुछ प्राइमरी क्रॉप्स हैं, जैसे आपका रेपसीड मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर, सिसमम हो गया, इनकी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और सेकेंडरी सोर्सेज भी, जैसे कॉटन सीड, राइस ब्रांड, ट्री बॉर्न ऑयल हो गया, इनकी भी हम प्रोडक्शन को हम यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं। प्लस साथ ही साथ ना यहाँ पर डिस्कशन हुई है एक साथी पोर्टल की। साथी पोर्टल क्या है? दरअसल में साथी पोर्टल बात करता है आपकी सीड्स की, ताकि हम ना कुछ जैसे आपका सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, राइट? तो सीड्स के माध्यम से हम कैसे, जो आपकी सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज है, जैसे आपका कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपके सीड कॉर्पोरेशन हो गया, इनके माध्यम से हम कैसे टाई अप्स करके सीड्स अच्छे अच्छे अवेलेबल करवा सकते हैं, सीड्स के सेक्टर में कैसे R&D और बेहतर हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएंगी। तो हमारी कोशिश पता क्या है? कोशिश ये है कि ना
जो प्राइमरी ऑयल सील्ड है, यहाँ बताया ना प्राइमरी वाले, ये वाले, इनकी हम जो प्रोडक्शन है वो अभी के समय 39 मिलियन टन है 2022-23 में। इसको हम यहाँ पे लगभग 70 मिलियन टन के आसपास लेके जाना चाहते हैं बाय 2030-31। ऐसा नहीं है कि तब तक पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पर काफी हद तक जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो साथ ही साथ आपका ऑयल पाम वाला है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एडिबल ऑयल की बात हो रही है। यहाँ पर तो सारे ऑयल सीड्स की बात थी जो आपके प्राइमरी थे, यहाँ पे एडिबल ऑयल की बात है। एडिबल ऑयल की हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना चाहते हैं 25 मिलियन टन तक। तो ये यहाँ पे फोकस है, ठीक है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे हमारी कोशिश इसके माध्यम से यही है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को हम यहाँ पे अडॉप्ट करें। इसके अलावा जो खाली एरियाज बचे हुए हैं, ठीक है ना, वहां पर एक्सपेंड करें। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग की भी बात है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स ना साथ साथ में लगाई जाती हैं, सेम ही टाइम के ऊपर, सेम ही लैंड के ऊपर, सेम सीजन में। उसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो चावल के साथ साथ हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो मदद होगी। प्लस एट द सेम टाइम आपके सीड्स के अंदर जीनोम एडिटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और क्वालिटी सीड्स हमारे पास हो। तो दैट इज द फोकस की ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। बाकी सीड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सीड हब्स हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, उनको भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। आपकी वैल्यू चेन क्लस्टर्स यहाँ पे फॉर्म की गई हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। बाकी अगर हम बात करें, देखो एडिबल ऑयल्स की आप नोटिस कर पाओगे, राइट, यहाँ पर हमारे पास जैसे पीएम आशा स्कीम है। आशा स्कीम के अंतर्गत पता क्या होता है, यहाँ पे मेजर इसका पार्ट है आपका डेफिशिएंसी पेमेंट, ठीक है, प्राइस सपोर्ट एंड डेफिशिएंसी पेमेंट, कि एक तो आपको एमएसपी मिले, और अगर मान लो उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा और अगर वो मार्केट में बेच रहे हैं एंड मार्केट में अगर रेट आपका एमएसपी से कम है, ठीक है, एमएसपी से कम उनको मार्केट में रेट मिल रहा है, तो जो भी डेफिशिएंट पेमेंट हुई वो उनको मिल जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो किसी चीज का एमएसपी 15 रुपए है ना, तो डेफिनेटली उसको किसान को 15 रुपए मिलने चाहिए। अगर मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 10 रुपए, तो एमएसपी से कम हुआ ना, तो इनके बीच में डेफिशिएंसी कितनी है, 5 रुपए की। ये 5 रुपए की डेफिशिएंसी सरकार पूरी कर दे। ये फोकस होता है आपका पीएम आशा के अंतर्गत। इसके अलावा आपके और जो मिशन हैं आप उनको भी नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये 2021 में हमने लॉन्च कर दिया था ऑयल पाम प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए। आप जानते हो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां पर काफी मैसिव लेवल के ऊपर प्रोडक्शन होती है ऑयल पाम की। पर हमारी कोशिश है कि उसको हम कम करके हम अपने यहाँ भी अच्छी खासी प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज करें। बाकी आप नोटिस कर पाओगे 20% की हम यहाँ पे एडिबल ऑयल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाते हैं, ताकि एक तरह से ना लोकल कल्टीवेशन को बढ़ाया जा पाए। ऐसा ना हो कि हम इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, तो वहां पर इंपोर्ट्स के ऊपर भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पता होने चाहिए थे। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों है विद रिगार्ड्स टू आपका आकाश तीर सिस्टम, या इसको आप प्रोजेक्ट आकाश तीर भी बोल सकते हो। देखो इंडियन आर्मी ने ना 100 आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पे अक्वायर किए हैं, ताकि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर पाए। क्या मतलब है इस चीज का, देखो आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है रडार्स के बारे में, आप लोग सेंसर्स के बारे में जानते हो। अब इनका एक नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा आकाश तीर के अंदर। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि एक्चुअल में कल को कोई भी एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, या उसने अटैक कर दिया है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर्स हो गया, आपके ड्रोन्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आपके जेट हो गया, किसी भी चीज से वहां से अटैक किया है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कौन कर लेगा, आपका आकाश तीर सिस्टम। और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट तो कर ही लेगा, उसको बाकी बाकी जगह के ऊपर रिपोर्ट भी कर देगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमें ये दिखना पड़ेगा, हम इसको डिटेक्ट करेंगे फिर किसी को कॉल करेंगे, नहीं, ये सारा प्रोसेस आकाश तीर के माध्यम से ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सबको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा कि ये एनिमी की ये मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। सबको यहाँ पे सब चला जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर्स होंगे। तो आपने ने क्या किया है, आपने एक तरह से हमारा जो एयर डिफेंस कंट्रोल है, आपका रिपोर्टिंग प्रोसेस है, उसको हमने आपका डिजिटाइज कर दिया है। एंड साथ ही साथ ये जो आकाश तीर सिस्टम है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। कोई डिफिकल्ट टेरेन्स हैं वहां पर लगाया जा सकता है, पहाड़ी एरिया में लगाया जा सकता है। तो इसके माध्यम से ना हमने अपने पूरे पूरे सिस्टम को आपने ऑटोमेट कर दिया है। जो भी हॉस्टाइल टारगेट्स होंगे उनके साथ एंगेज करना हो गया, वो आसान हो चुका है। हमारी एफिशिएंसी इंटीग्रेशन वो बढ़ गई है। तो दरअसल में इस सिस्टम को बनाया गया है बाय बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो क्या है ये, दिस इज एन एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हमें एरियल थ्रेट्स के माध्यम से जो भी खतरा है, मिसाइल, रॉकेट्स, इनके अगेंस्ट एक सेफ गार्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहेगा, बैटल फील्ड व्यू मिलता रहेगा, राइट।
यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इसको और चीज़ों के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे रेडार सिस्टम, सेंसर्स हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सब एक जगह पे ही है, सारा इकट्ठा हमने यहाँ पे कर लिया है। बाकी इसको बॉर्डर एरियाज के अंदर, अर्बन सेंटर्स के अंदर किया जा सकता है, कहीं पर भी। ये काफ़ी ना मोबाइल सिस्टम है, कहीं पर भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, किसी भी तरह के चैलेंजिंग कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट्स के अंदर भी। बाकी ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लस इसमें आप ऑटोमेशन वाला पॉइंट आप डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। इससे आपकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये है आपका प्रोजेक्ट आकाश तीर, डेवलप्ड बाय बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला टॉपिक दोस्तों, आप नोटिस कर पाओगे अगले टॉपिक से पहले कि इससे ग्लोबल थ्रेट रिस्पॉन्स हमारा बढ़ेगा, ठीक है, हमारी डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है डेफिनेटली बीईएल के द्वारा, एंड काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करी गई हैं। यस, नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। एक्चुअल में ना आप लोगों के साथ मैंने सैटरडे को आई थिंक डिस्कस किया था क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, और मैंने आपके उसके अंदर डिस्कशन किया भी था कि किस तरह से जो 5 नई लैंग्वेजेस है, जिसमें आपका मराठी हो गया, आपका बंगाली हो गया, असमीज हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, इन पांचों को एडिशनली ऐड किया गया है। पहले 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, 5 नई इसमें ऐड करी गई, हमने ये डिस्कशन किया था। और मैंने आपको ना उस टाइम ये भी बताया था कि सरकार ने ये बोला है कि वो जो क्राइटेरिया है ना, उसमें उसने कुछ रिवीजन किया, पर वो क्या किया था ये सरकार ने नहीं बताया था उस टाइम। पर अभी क्या हुआ है, अभी सरकार ने बता दिया है कि क्या चेंजेस किए हुए हैं। याद करो मैंने आपको ना बताया था कि 4 क्राइटेरियाज हुआ करते थे। एक था आपका एंशिएंट ओरिजिन, जिसमें बात हुई थी 1500 से 2000 साल तक की उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा बात करी थी लिटरेरी हेरिटेज, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। इसके अलावा मैंने आपको बात किया था कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसको बोरो नहीं किया होना चाहिए किसी और स्पीच कम्युनिटी से। एंड चौथा था आपका कि मॉडर्न अवतार से वो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, एंड जो लेटर ऑफ शूट्स है उनसे अलग होना चाहिए, है ना। यही हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सरकार ने पता क्या किया है, सरकार ने ना एक क्राइटेरिया हटा दिया है। कौन सा क्राइटेरिया? ये वाला, ये जो ओरिजिनलिटी वाली बात लिखी हुई है ना, ये सरकार ने हटा दी है। पता क्यों? उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई ये जो तीसरा वाला क्राइटेरिया है ना, इसको वेरीफाई करना, इसको प्रूव करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। अब सिर्फ 3 क्राइटेरिया बचे हैं, तो अब से आप ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हटा दो। दिस इज नो लॉन्गर अ क्राइटेरिया एज पर अवर गवर्नमेंट। बाकी के 3 क्राइटेरिया, डिसकंटिन्यूटी, एंशिएंट ओरिजिन और लिटरेरी हेरिटेज, ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे रहेंगे, पर वो वाला क्राइटेरिया आपका ओरिजिनलिटी वाला वो यहाँ पर हटा दिया गया, जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है भी। अब ये जो किसने हटाया किसने नहीं हटाया, तो द आंसर इज देयर इज अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। ये कमेटी जो थी ना, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे कमेटी बनाएगी, जिसके अंदर आपका कल्चर मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से लोग थे, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं इसके अंतर्गत, और साहित्य अकादमी के आपको प्रेसिडेंट के द्वारा इसको चेयर देखने को मिल जाएगा। तो उनके द्वारा ये क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि डेफिनेटली ये जो तीसरा वाला क्राइटेरिया है, ये बहुत ही मुश्किल सा क्राइटेरिया है, इसको प्रूव करना, इसको वेरीफाई करना, हमने ये हटा दिया, एंड इस वजह से ये 5 जो आपको लैंग्वेजेस हैं, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये अपडेट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि न्यूज इन ट्रांजिशन है, तो वो यही न्यूज इन ट्रांजिशन थी कि ये क्राइटेरिया के अंदर ये बदलाव यहाँ पे किया गया है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट रेजेस डाउट ऑन लीगैलिटी ऑफ दिल्लीज एलजी पावर्स। अब ये क्या मुद्दा है? देखो ये मुद्दा ना आपकी दिल्ली के साथ ही लिंक्ड है, और आप लोग जानते भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं संविधान के 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करता हूं, तो उसके माध्यम से क्या हुआ था, आर्टिकल 239 डबल ए ऐड किया गया, राइट, जिसके माध्यम से क्या हुआ, दिल्ली के लिए, हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए एक चीफ मिनिस्टर, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर, एंड साथ साथ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उसको क्रिएट किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो असेंबली है, हमारी जो दिल्ली की असेंबली है, ये सब कुछ कर सकती है। सब कुछ मतलब जो भी स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अंदर जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं, उनके ऊपर यहाँ पर आपका लॉज बना सकती है, पर एक्सेप्ट 3 थिंग्स। उसके अंदर क्या आ जाता है, आपका पुलिस आ गया, आपका लैंड आ गया, एंड आ गया आपका पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों का कंट्रोल आपकी दिल्ली के असेंबली के पास नहीं है। ये बातें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 239 की, तो आर्टिकल 239 कहता है कि आपकी जो भी यूटी है, वो कौन हैंडल करेगा, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, राइट, जिसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। अब उसी तरह से दिल्ली में आपको एलजी देखने को मिल जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा ये दरअसल में ये चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी पावर्स हैं दिल्ली के एलजी के द्वारा, कहीं वो आपका मतलब उनकी लीगैलिटी और वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया हुआ है। दरअसल में ना हमारे पास जो डीएमसी है, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एक्ट है,
उसका सेक्शन 487 पता क्या करता है, उसका 487 यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देता है ताकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की ना फंक्शनिंग के अंदर इंटरवीन कर पाए अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। पर ऐसा देखा गया है कि कई बार आपके दिल्ली के जो एलजी हैं वो ज़्यादा ही हर केस में ही आपका इंटरवीन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखने के लिए कि क्या ये पावर्स को अपनी मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे केस चल रहा है। और ध्यान रखने वाली बात है, कोर्ट ने कई बार बात करी है कि जो पावर्स है ना दिल्ली के एलजी के पास, ये एग्जेक्टिव नेचर की हैं एंड इस वजह से आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसके अंदर इनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये मुद्दा चल रहा है, आप देखेंगे कि क्या इसका फाइनल रिजल्ट आता है। पर ये हमेशा ये मुद्दा आप जानते हो दिल्ली और इनका चलता ही रहता है। ठीक है, बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटरी के, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट जी करते हैं और ये 5 साल के टर्म के लिए होते हैं एंड दे एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, एलजी को जो काम करना होता है ना वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही करना होता है, एक्सेप्ट इन मैटर्स वेयर एलजी इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि ज़्यादातर केसेस के अंदर ना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस देंगे वो उसी के ऊपर यहाँ पे इनको काम करना होता है। ठीक है, अगर मान लो कई बार एलजी और मिनिस्टर्स के बीच में आपका डिसएग्रीमेंट आ जाए, फिर वो मुद्दा प्रेसिडेंट जी के पास अकॉर्डिंगली जाता है। पर हालांकि ना पिछले कई सालों में ऐसा नोटिस करने को मिला कि हर मुद्दे के ऊपर एलजी यहाँ पे जाने लग गए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह आपके प्रेसिडेंट जी के पास। फिर अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ऐसा मत करो, आपके पास मतलब सिर्फ कुछ एक केसेस के ऊपर ही आप जाइए प्रेसिडेंट जी के, हर मुद्दे के ऊपर आप मत जाइए, अदरवाइज एलजी इज बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर बाद में हालांकि आप जानते होंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट आता है 2021 का, जिसके माध्यम से एलजी की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंगली सारा मुद्दा उसी तरह चलता रहता है। इनफैक्ट ना एक मुद्दा जो आता है वो आपका एल्डरमैन के बारे में भी आता है। देखो जब मैं बात करता हूँ एल्डरमैन की, ये वर्ड आपका एल्डरमैन से ही आया, एल्डर मतलब होता है बुजुर्ग और आपका मैन मतलब इंसान। ठीक है, एक बुजुर्ग इंसान के नाम के ऊपर एल्डरमैन वर्ड आया। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ना कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप एक तो काउंसलर्स को आपने इलेक्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक बात है, उसके साथ ही साथ काउंसलर्स के अलावा भी कुछ मेंबर्स को यहाँ पे, कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है। वो मेयर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट अदरवाइज उनको एज अ मेंबर, एज एन एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है और ये नॉमिनेशन आपके एलजी साहब ही करते हैं। इसके अलावा और भी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, एलजी की पावर्स के अंदर जैसे आपका 239 टू 241 में सारी पावर्स मेंशन्ड है। इसके अलावा प्रेसिडेंट चाहें तो किसी प्रोविज़न को यहाँ पे सस्पेंड भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एलजी ने ये रिपोर्ट दी कि एनसीटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोविजंस के हिसाब से नहीं किया जा रहा, उस केस में यहाँ पर प्रेसिडेंट जी के द्वारा चीज़ों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये सारे रोल्स रहते हैं और डेफिनेटली प्रेसिडेंट का रोल ही होता है यूटी को एडमिनिस्टर करना थ्रू एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एलजी यहाँ पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी देखो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग होते हैं, जैसे आपका दिल्ली के अंदर एलजी हैं, उसी तरह से अगर हम बात करें अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी के अंदर भी आपको एलजी देखने को मिल जाएंगे, आपके चीफ कमिश्नर देखने को मिलेंगे आपके चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप के अंदर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी और स्टेट के गवर्नर को ना किसी आपकी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें ना आपके जो चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो दरअसल में पंजाब के गवर्नर ही हैं, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्लान के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़िएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसी साल के मेंस के पर्सपेक्टिव में ना यूपीएससी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या कॉजेज होते हैं। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं बट डेफिनेटली मेंस में काम आती हैं, एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने मेंस के लिए पढ़ी होंगी और वो आपको प्रीलिम्स के लिए काम आ जाएंगी। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी बहुत होती रहती हैं। इसके अलावा दूसरा आपका होमवर्क रहेगा इंडियन इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से, इसको भी आप पढ़ के मुझे कमेंट्स में इसका भी आंसर बताइएगा। एंड तीसरा आपका होमवर्क आपके सामने है विद रिगार्ड्स टू साइक्लोन। तीनों क्वेश्चन आसान है, लॉजिकल है, कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल या अदर आई शुड से सैटरडे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो था कुछ कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स के बारे में। देखो यहाँ पर आप पहली चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was सरोजिनी नायडू। देखो अगर वो बात करता ना फर्स्ट इंडियन वुमेन की, तब तो ये बात सही होती, पर आप जानते हो कि जो फर्स्ट वुमेन जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था वो थी एनी बेसेंट जी, राइट। 1917 के अंदर एनी बेसेंट जी पहली महिला बनती हैं टू प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कैलकाटा में हुआ था। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ सरोजिनी नायडू, जो कि ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी, 1925 का जो आपका कानपुर का सेशन हुआ था ना,
उसके अंदर ये पहली बार इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वुमेन लिखा है। फर्स्ट वुमेन तो एनी बेसेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन होता तो वो सरोजिनी नायडू आती। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो आपके बद्रुद्दीन तैयबजी ही थे। दरअसल में सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और भी समझिएगा। देखो एक्चुअल में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में काफ़ी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी पूरे इंडिया की, या अदर शुड से पूरे इंडिया से बियॉन्ड भी वो सोचती थी। किस तरह से, देखो आप नोटिस करोगे 1885 के अंदर पहला सेशन हुआ बॉम्बे के अंदर, राइट। और इसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी, जो कि एक हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे। अगला सेशन होता है कैलकाटा के अंदर, दादा भाई नौरोजी, वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। 1887 में मद्रास सेशन होता है, वहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया, जो कि अभी यूपीएससी ने हमसे क्वेश्चन पूछा भी था। 1888 का सेशन हुआ इलाहाबाद के अंदर, जिनको जॉर्ज यूल जो कि एक नॉन इंडियन थे, उनके द्वारा प्रिसाइड किया। तो आप इसकी डाइवर्सिटी आप नोटिस कर पा रहे हो, किस तरह से हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऊपर से आप नोटिस करो, पहला सेशन हुआ हमारा वेस्ट इंडिया के अंदर, मतलब वेस्टर्न एरिया के अंदर। दूसरा सेशन कैलकाटा जो कि ईस्टर्न साइड में आ गया, मद्रास आपका सदर्न साइड में आ गया, और इलाहाबाद आप नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की आप बात कर सकते हो। तो आप नोटिस कर रहे हो किस तरह से डाइवर्सिटी आपको कहाँ कहाँ पे सेशंस हो रहे हैं, कौन उसके प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, हर चीज़ के अंदर यहाँ पे रखी गई है। तो ये चीज़ें यूपीएससी पूछता है, जैसे यहाँ पे इसके बारे में पूछा हुआ है, आपके फर्स्ट सेशन के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था L69 के बारे में। देखो L69 के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट मेंशन की है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलेंगी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया पैसिफिक से, जो कि कहीं ना कहीं एडवोकेट ये करती हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कुछ जो नए नए चेंजेस हैं वो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो करंट रियलिटीज़ हैं उनको दिखाना चाहिए। इनफैक्ट ना ये भी बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो यानी कि ये बात करते हैं कि परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ें, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ें। तो दैट इज द फोकस। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। और क्योंकि हमसे उसने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू विल बी इनकरेक्ट, राइट। ये तो हमने L69 के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए G4 के बारे में भी। G4 के अंदर आपकी 4 कंट्रीज आ गई, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये चारों कंट्रीज का फोकस ये रहता है कि आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करें, रदर शुड से कि एक दूसरे के एफर्ट को बैक करें, ताकि इनको परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल पाए। तो ये चारों कंट्रीज का पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। देखो ये इस चीज़ से अगेंस्ट है, ये नहीं चाहते कि आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अलग अलग पावर्स को ऐड किया जाए। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपका पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान अपोज करता है कि भाई इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इटली हो गया, आपका स्पेन हो गया, वो नहीं चाहते कि जर्मनी को यहाँ पे मेंबरशिप मिले। तो ये अगेंस्ट है एक तरह से, कॉफ़ी क्लब हो गया और या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस आप इसको बोल सकते हो। एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। देखो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ना कि आईसीबीएम को आप सबमरीन्स के लॉन्च नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मीनिंग यही होता है कि इसको आप लंबे डिस्टेंस तक भी, जैसे मोर देन 5500 किलोमीटर से ज़्यादा आप इसको यहाँ पे इसकी रेंज होती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर आप अटैक कर सकते हो। इसकी रेंज ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 7000 से लेकर 16000 किलोमीटर तक भी इनफैक्ट इसकी रेंज हो सकती है। तो ये बाकी स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल करेक्ट हैं, पर आईसीबीएम को लॉन्च कहीं से भी किया जा सकता है, अंडरग्राउंड से भी, आपके लैंड के ऊपर मोबाइल लॉन्चर्स हैं, सी के अंदर आपके सबमरीन्स हैं, वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, पहले दो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। बाकी इससे मल्टीपल वॉरहेड्स हो सकते हैं, इस तरह से ट्रैवल करता है, एंड अकॉर्डिंगली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे होता है, एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग इसके वॉरहेड्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू फॉल्स की, कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको आप कोशिश कर सकते हो। सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका शागोस आर्किपेलागो के बारे में, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं बल्कि आपका इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। पीपल प्लान की बात करें, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत ही है। एंड बात करें दोस्तों 8th शेड्यूल की, तो 8th शेड्यूल तो भाई हमारा लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।